देख लेते हैं क्या। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे, और कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट देखेंगे। और इसी में हाफ लाइफ पीरियड भी आएगा T50। टॉपिक होगा, 3 टॉपिक बना करके इसको भी। अभी क्यों, अभी में क्या 15 तारीख तक। हाँ उसी का क्वेश्चन करा ले। ये कल संडे, अरे कल देखते ही हैं, अभी सोचने का। कल का क्या पता, कल का मुश्किल है थोड़ा उसका। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर सीधा सीधा तुम लोग जानो क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है बाई चेंज इन टाइम। सीधा बात, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। सीधा ऐसे लिखेंगे, ये सैंपल है चेंज ऑफ concentration of reactant और प्रोडक्ट, और ये है चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। फाइनल कंसंट्रेशन, ये सैंपल है एक्चुअली में कंसंट्रेशन का या एक्टिव मास का, फाइनल कंसंट्रेशन, और ये सैंपल आई लिखे हैं यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन। कॉन्सेप्ट के लिए बात करनी है तो हम लोग बात करते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए बात देखो ये करना है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। तो इधर में फिजिक्स में हम लोग स्पीड निकालते हैं या वेलोसिटी निकालते हैं चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो एक रिएक्शन में पोजीशन तो बदलेगा नहीं, तो क्या बदलेगा, बदलेगा कंसंट्रेशन। हर टाइम यदि एक रिएक्शन हो रहा है तो कंसंट्रेशन बदल जाएगा, इसीलिए चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, है ना। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी उतना ही बदलेगा, बदलाव रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में उतना ही बदलाव होगा जितना प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में बदलाव होगा। दैट इज व्हाई यू कैन राइट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है,
दोनों में बदलाव बराबर ही होगा। इधर 1 मोल यदि घटेगा, खर्च होगा, तो उधर 1 मोल बनेगा। इसलिए चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी आप लिख सकते हैं और प्रोडक्ट का भी लिख सकते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ही होगा। ठीक है। अब यदि हम लोग रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन लिखेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइनल माइनस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में बदलाव लिखेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फाइनल माइनस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियल। लिख दिए। अब देखिए, कोई रिएक्शन यदि हो रहा है तो इसमें रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, तो टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे ये 1 मोल है। रिएक्शन होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट शुरू में 0 मोल ही होगा या नहीं होगा कह सकते हैं, या मान सकते हैं कुछ होगा भी, है ना। ये क्वेश्चंस की कंडीशन है, पहले से है तो है। ये 0.8 मोल होगा कुछ देर में तो ये 0.2 मोल बनेगा। फिर ये 0.6 मोल यदि है तो ये 0.4 मोल पर लीटर बन जाएगा। 2 मोल इधर घटेगा तो 2 मोल इधर बढ़ेगा। टाइम t बराबर 2 सेकेंड, टाइम t बराबर 4 सेकेंड। ठीक है। ये घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। समझ आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे ये घट के 0 हो जाएगा, अब प्रोडक्ट बढ़ के 1 मोल। ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यदि हम लोग निकालें यहाँ पे टाइम t बराबर 0 से 4 सेकंड के बीच, तो फाइनल कंसंट्रेशन 0.6 लिखेंगे, इनिशियल 1 माइनस 0 लिखेंगे, माइनस 0.4 है। समस्या। लेकिन स्पीड एक पॉजिटिव क्वांटिटी, रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पे रिएक्शन का रेट जब हम लोग लिखते हैं तो यदि हम लोग यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भरते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, तो माइनस लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि रेट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है। ये माइनस 0.4 आएगा, माइनस पहले से लगा रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या। और प्रोडक्ट में ये जरूरी नहीं है, ये बढ़ता है, तो फाइनल 4 है, इनिशियल 0 है। दैट इज केवल प्रोडक्ट का चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, है ना। लेकिन रिएक्टेंट में क्या लगाना है, क्यों लगाना है, क्यों लगाना है? चूंकि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज केम इन नेगेटिव, however rate of reaction is a positive quantity, that is why we put a negative sign before the concentration of reactant। ठीक है। तो ये लगाने का कारण क्या है, माइनस नेगेटिव साइन is due to change in concentration of reactant always
पॉजिटिव while change concentration always negative while rate of reaction is positive quantity. नेगेटिव साइन का वजह लिखें, समझ भी गए? लिख दिए? समझ भी गए होंगे। रिएक्टेंट जब कभी शुरू होगा, 1 मोल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए 0, तभी तो रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में हम लोग माइनस साइन इंडिकेट करेंगे। समझ गए? समझ गए? सुनिएगा एक बात, कभी कभी आजकल क्वेश्चंस में रहता है कि ए रिएक्ट करके बी बना रहा है और कंसंट्रेशन ए का 1 मोल है और इनिशियल टाइम पे बी का भी 1 मोल है। तो 1 मोल है तो रहने दीजिए, 1 मोल है। ये तो 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो घटेगा, तो जैसे ये 0.2 मोल बनेगा तो हाँ 1.2, पहले से 1 मोल था, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। यदि नहीं लिखा है तो आपको 0 लेना है, और यदि लिख देता है कि नहीं भाई प्रोडक्ट भी जो है कुछ था वहां पे पहले से, ठीक है, तो है, तो उसके बाद जो बढ़ेगा वही ना इस रिएक्शन का देन है, ठीक है। तो वो है, उससे मतलब नहीं है। वो देखो घटेगा तो 1.4, जैसे 1 मोल रहता है तो ये 1.4 होता, तो 1.4 माइनस 1 0.4 ही आ, क्या ऐसे भी 0.4 ही आ रहा है। नाउ हम लोग देखें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का चेंज को टाइम से भागा दे देंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से जब निकाल रहे होंगे तो
माइनस लगा देंगे, यही तो देखें। नेक्स्ट, अब आपको हम बताते हैं कि यू कैन कैलकुलेट रेट एज टू टाइप, one is average rate, other is instantaneous rate. Average rate of reaction और instantaneous rate of reaction। एवरेज रेट में देखो क्या करोगे, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिख देते हैं, या माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख देते हैं। पी खाली लिखना उचित नहीं है, पूरा प्रोडक्ट लिख देते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं, बाई चेंज इन टाइम टी लिख देते हैं। ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट में ये एवरेज, इंस्टेंटेनियस रेट में माइनस डी आर बाई डी टी कर देते हैं, क्या बराबर माइनस डी प्रोडक्ट बाई डी टी कर देते हैं। अब ये इंटीग्रेट करके सॉल्व होता है, डेल टी है ना, इसको कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन के टर्म में करेंगे तब सॉल्व करेंगे, उसी के लिए दूसरा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो माथापच्ची नहीं करना है। एवरेज रेट को घटा के निकालते हैं, जितना चीज को घटा के निकालेंगे वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता था, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी बताता है, वैसे ही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन। concentration versus time graph represent rate of reaction, slope of concentration versus time graph represent instantaneous rate of reaction। ठीक है। स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़े ग्राफिकल मेथड को भी समझ लीजिए। कंसंट्रेशन इधर लिख देते हैं। अब कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है, तो केवल कंसंट्रेशन से संभव नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन में दो बातें आ जाती, एक रिएक्टेंट का और दूसरा प्रोडक्ट का। तो यदि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन हम यहाँ पे लेते हैं बच्चा, तो रिएक्टेंट टाइम t बराबर 0 सेकंड पे मैक्सिमम होता है और देन आफ्टर घटता है। क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के हिसाब से घटता है, तो ऐसे सीधा ग्राफ मत खींचना, है ना, ग्राफ ऐसे ही होना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट का अमाउंट है ना, तो अमाउंट घटता रहता है। प्रोडक्ट यदि बनाते तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन
टाइम के साथ यदि बना दें इसका ग्राफ तो ये यहाँ से ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब बहुत छोटा बात है, आप लोग बड़े लोग हो, हालांकि बात बहुत छोटा है। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन मान लेते, यहाँ 2 सेकेंड पे मान लेते, यहाँ 1 मोल पर लीटर मान लेते, यहाँ 0.8 मोल पर लीटर होगा। मोलर लिख देने से काम आप लोग का चलता, लेकिन क्या कहें, बच्चे समझते रहते हैं। बड़ा वाला एम लिख देंगे तो समझेगा ना। ठीक है, अब बातें ये होती है कि रेट इस ग्राफ से कैसे निकालिएगा। तो एवरेज रेट निकालने के लिए कोई समस्या नहीं है। 0 से 4 सेकंड के बीच क्या रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा। तो 0 से 4 सेकंड में 0 पर ये 1 मोल था, P मान लेते। ठीक है, और चौथे सेकंड पे ये 0.6 मोल Q मान लेते। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन होना था, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन है OQ, इनिशियल कंसंट्रेशन है OP, बाई चेंज इन टाइम है 4 सेकेंड। एस मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए तो ओ एक्स हो जाए क्या। तो एवरेज रेट आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। क्या नहीं निकालिएगा, ओ क्यू 0.6 माइनस ओ पी 1.0 बाई टाइम 4 सेकेंड बाई 4, आगे में माइनस 0.4 बाई 4 माइनस दैट इज 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी उसी तरीके से। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड। ठीक है, बड़े इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करते हैं।
अब देखिए, ऐसा ग्राफ रहता है, एक ही ग्राफ में बनाना रहता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इसमें पूछा जाएगा तो ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन वाला ग्राफ है, प्रोडक्ट का ग्राफ है। यही बात केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है, तो उसको रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। पॉइंट जहां पे आए इक्विलिब्रियम है, क्या, यही बातें थी। अब देखो, पहले देखना उसके बाद ही ये पूरा का पूरा ग्राफ बनाते हैं। इधर जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया, इधर टाइम, ठीक है, ग्राफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से यही आएगा। अब क्या है, ये 1 मोलर नीचे और घटते जाएगा, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, लाइक दिस। अब यदि कहता है कि बताइए 5वें सेकेंड में क्या रेट ऑफ रिएक्शन रहा, ठीक है, तो ग्राफ देखते होगे आजकल जो आता है वो पॉइंट करके आता है, वो इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, ये सब रहता है सब। 5वां सेकेंड निकलेगा यहाँ पे, 5वां सेकेंड निकलेगा यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर में एक पॉइंट करना है, ठीक है, और पॉइंट करके एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, और इस टेंजेंट को पीछे में मत छोड़िएगा आप लोग, है ना, अभी एज बड़ा है, परेशानी नहीं देखिए, बस ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और टेन थीटा निकाल दीजिए, तो आर इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा। आर इंस्टेंटेनियस बराबर टेन थीटा स्लोप ऑफ द ग्राफ, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपको इसमें आ रहा है ओपी, और बेस आ रहा है क्यू, दैट इज ओपी बाई ओ क्यू निकाल दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, कोई झमेला नहीं। यानी ये लेंथ, ठीक है, और ये है ना, इसी को ग्राफ में कभी कभी देखिएगा, जो किताब में है, जो जो मिलेगा आपको, वो ऐसे करके ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, और ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल कर सकता है, नहीं तो ज्योमेट्री में नियम है ना, सब सब ट्रायंगल इस पे जो खींचा जाएगा सब बराबर है स्लोप का होगा, है ना, सबका tan थीटा बराबर ही होगा, तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन बनाने में ये काम करें, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। क्या 5वें सेकंड में कहे, 6ठे सेकंड में कहा, जितना सेकंड में कहेगा आप बस उतने सेकंड पे देख लेना, वहां पे पॉइंटर क्या है, इधर कहाँ मिलता है, इधर कहाँ मिलता है, इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगा। क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन वैसा है, फिजिक्स में समझ में आता है ज्यादा, इसलिए उसके एग्जांपल्स देते हैं, कि एक पढ़ते हैं कि वेलोसिटी 0 से 10 सेकंड के बीच क्या होगा, और एक पढ़ते हैं कि 10वें सेकंड में क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन 0 से 10 सेकंड में क्या होगा, और 10वें सेकंड में क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर पूछा गया था 5वें सेकंड में क्या होगा, तो 5वें सेकंड के लिए क्या किए हम लोग, 5वें सेकंड पे स्लोप ड्रॉ कर दिए, और स्लोप का tan थीटा हम लोग निकाल दिए, परपेंडिकुलर बाई बेस।
एवरेज रेट देख लिए, इंस्टेंटेनियस रेट भी देख लिए, कोई दिक्कत है? हो गया? हो गया। अब देखो, रेट का जो फॉर्मूला होगा, एक तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम टी से निकलेगा ही, प्रोडक्ट का चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम से निकलेगा ही। यदि गैसियस फेज का रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के जगह पे प्रेशर से भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। प्रेशर, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम टी। ठीक है, जैसे वो एक मोल है, यहाँ एक एटीएम होगा, एक बार होगा। सिमिलरली चेंज इन प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम टी, वो भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, है ना? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन P बराबर CRT होता है, तो दोनों का संबंध जो है ना एक दूसरे से बिल्कुल बराबर है, इसलिए कोई ऊपर नीचे की जरूरत नहीं है। जैसे प्रेशर बदलता है वैसे कॉन्सेंट्रेशन भी बदलेगा। ठीक है, इस केस में इसका यूनिट आप लोग देख चुके हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। इस केस से आप निकाल रहे होंगे रेट, तो एटीएम पर सेकेंड भी हो सकता है, बार पर सेकेंड भी हो सकता है। तो बताने वाली बात ये हो गया कि क्या सर प्रेशर और चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टाइम इसका भी ग्राफ होगा? तो बिल्कुल होगा साहब। चेंज इन प्रेशर, इधर कंसंट्रेशन के बजाय क्या लिखा जाएगा? प्रेशर, और इधर टाइम। तो यहाँ भी दो तरह का ग्राफ आएगा, ऐसा भी आ, ऐसा भी, है ना? रिएक्टेंट का प्रेशर में बदलाव, प्रोडक्ट के प्रेशर में बदलाव। यहाँ भी स्लोप से आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक मोल रहता है ना, एक मोल पर लीटर, वैसे ही यहाँ पर एक एटीएम, दो एटीएम, दो बार करना है। आप समझ भी सकते हो, जैसे कि प्रेशर या वाला जनरली क्या होगा, गैस होगा। गैसियस रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में होगा। कंटेनर का जो प्रेशर होगा, इसमें पहले रिएक्टेंट रखा हुआ PCl5 गैस, तो जितना कंटेनर का प्रेशर होगा वो PCl5 का सिर्फ होगा। लेकिन जैसे ये टूट के PCl3 प्लस Cl2 बनेगा, तो अब कंटेनर का ही प्रेशर है एक एटीएम, लेकिन क्या वो एक एटीएम प्रेशर PCl5 का है सिर्फ? अब इस इसका भी प्रेशर इसके अमाउंट के हिसाब से बढ़ने लगेगा, है ना? दैट इज वाई चेंज इन प्रेशर हर समय होगा यदि ये रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हर समय हर इंटरवल पे ये बन रहा हो।
ठीक है, जितना ये अमाउंट में बनता होगा उतना ही प्रेशर इसका घटता होगा, इसका प्रेशर इसके वजह से प्रेशर, ऐसे सोच, इसका तो घट जाएगा लेकिन इसके जो बन रहा होगा इसके वजह से प्रेशर इसका बढ़ रहा होगा, तो चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम यहां भी होगा। क्या नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of appearance, disappearance, rate of appearance, rate of disappearance, rate of reaction। देखिएगा बाबू, एक रिएक्शन लिखा है ऐसे ए बी बी दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या क्या करेंगे देखिएगा, माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी बराबर, पहले देखना तब लिखना यार, माइनस बी बाई बी इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, इतना लिख है ना। क्या छूट गया इधर, यहाँ क्या छूट गया, क्या कर रहे हैं ये, जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख रहे हैं, टाइम से गुना नहीं कर रहे हैं, इस सब बात न कहेंगे भागा दे रहे है ना, क्योंकि भागा दे रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट है, गुना कर रहे हैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, देखो एक्चुअली में ये कितना मोल है इस बात पे भी डिपेंड कर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ज़्यादा मोल रहता है उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। कोई रिएक्शन में वो एक ही मोल रहता है, इधर में 2 मोल बनता है, किसी में वो 2 मोल रहता है 1 मोल बनता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्शन का हमेशा बराबर होता है, वो तो अलग अलग नहीं। क्या नहीं समझा ना, हाँ ये देखिए, एक केस लेते हैं PCl5 भी लेते हैं, सबसे आसान रिएक्शन तो यही है, PCl3 प्लस Cl2 बनता है, 1 मोल PCl5 है, 1 मोल PCl3 बना रहा है, 1 मोल Cl2 बना रहा है, इसका रेट क्या होगा, तो इसको लिखेंगे रेट बराबर माइनस डेल्टा PCl5 बाई डेल्टा बराबर PCl3 बाई डेल्टा बराबर डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा। कहीं कोई समस्या नहीं है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन सब में बराबर ही आता हुआ दिखाई देगा। केस 2 देखते हैं, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। अब यहाँ पर यदि रेट लिखते हैं हम लोग तो माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T लिखेंगे, माइनस डेल्टा I2 बाई डेल्टा T लिखेंगे बराबर डेल्टा HI बाई डेल्टा T लिखते हैं। काहे लिखें टू, मेरा मन नहीं है, वजह बताओ, नहीं सर लिखेगा तो गलत हो जाएगा, तब लिख देते हैं, वजह खोजो, वजह क्यों लिखेंगे नीचे टू, बाकी सब में तो नहीं लिख रहे थे। एक तो होता है सीधा सीधा भैया जो कह दिए थे सर हम वही किए ऐसा होता था, एक होता है कि बस समझ भी रहे हैं काय लिख रहे हैं। सुनो, 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल आयोडीन से, 2 मोल HI बनेगा। क्या
1 सेकेंड में 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, उसी सेकेंड में किससे रिएक्ट करेगा? तो आयोडीन से रिएक्ट करेगा उसी सेकेंड में। जिस सेकेंड में हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था उसी सेकेंड में आयोडीन ही से तो कर रहा था, अलग अलग सेकेंड नहीं है। उसी सेकेंड में 2 मोल HI बन रहा था, उसी सेकेंड में बन रहा था। तो बताइए, ये डिसअपियर हो रहा था रिएक्शन से, हाइड्रोजन आयोडीन का अमाउंट घट रहा था, डिसअपियर हो रहा था उसी सेकेंड में। उसी सेकेंड में HI अपीयर हो रहा था, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब बताइए, क्या हाइड्रोजन के रेट ऑफ डिसअपियरेंस और हाइड्रोजन आयोडाइड का रेट ऑफ अपीयरेंस बराबर है क्या? 1 मोल हाइड्रोजन जितना देर में डिसअपियर हो रहा है उतना देर में ही 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड अपीयर हो रहा है। तो बराबर है क्या? दोगुना है। जितना देर में हाइड्रोजन घटेगा उतना देर में दोगुना HI बनेगा क्या? लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर होता है। वो तो किसी के लिए ऐसा नहीं है कि 1 मोल बन रहा है या 2 मोल बन रहा है। तो यदि आपको बराबर करनी है तो क्या करते? दोगुना जो हाइड्रोजन आयोडाइड अपीयर हो रहा है उसी को ना 2 से भागा दे देते तो पहले के बराबर हो जाता, इसीलिए यहाँ पे 2 से भागा देते हैं। ठीक है, ताकि वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो एक रिएक्शन का रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। ऐसा करने के लिए ही हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे बराबर आ जाए। कहने का मतलब है कि हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में बी डिफरेंट, but the rate of reaction is same. And how it came same? When you divide the term by a stoichiometric coefficient. कोई 4 मोल अपीयर हो रहा था, भागा 4 कर देंगे। अपने ये 2 मोल खर्च हो रहा है तो इसका भी भागा 2 कर देंगे, पर यूनिट हो जाएगा, पर मोल आ जाएगा, बात खत्म। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालना, ये दोनों 2 बातें होती है। तो बचपन शिवरात्रि में आने घर चला गया। मई है भाई, बहुत दूर
रिया जाएगी होली की छुट्टी में, 15 तारीख से ही होली मनाना। 11th में ये स्टेटमेंट था, कितना बदल जाता है। 11th में तो ना जाएंगे, जैसे अभी बचपन के लिए। गब्बर सिंह जी से पूछ रही है कब है होली। क्या आदमी पूछता है होली कब है, गब्बर सिंह पूछता खाली। कब है होली। बाकी ठीक है। अभी एक और रिएक्शन इसको लिख के सपोर्ट कर देते हैं और फिर स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या जाना है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन का सेम होता है, बदल क्या सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है। केस 3, केस 3, N2 plus 3H2, 2NH3, रेट बराबर माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा H2 बाई 3 इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा NH3 बाई 2 इंटू डेल्टा टी। देख रहे हैं तीनों में स्टोइचोमेट्री अलग अलग है। 1 मोल नाइट्रोजन जितना देर में डिसअपियर होगा, 3 मोल हाइड्रोजन डिसअपियर हो जाएगा साथे साथे। नहीं, चूंकि सब इंटीग्रेटेड है, इसलिए कि नाइट्रोजन जब खर्च हो रहा है तो हाइड्रोजन थोड़े ना बैठा हुआ है। सेम टाइम में नाइट्रोजन खर्च हो किसके साथ रहा है, हाइड्रोजन के साथ। और उसी समय में अमोनिया बन रहा है, खर्च हो क्या रहा है, अमोनिया बन रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन खर्च हो रहा है, द सेम टाइम 3 मोल हाइड्रोजन। उसी समय पर 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन खर्च हो रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन खर्च हो रहा है। तीनों तो अलग अलग अमाउंट है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम होगा, चाहे किसी टर्म से निकालो। तो ये सब तभी होगा, सोचो 1 मोल नाइट्रोजन खर्च हो रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन खर्च हो रहा है, तो 3 मोल हाइड्रोजन को 1/3 से भागा दे देते हैं, बराबर। 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं तो 2 से भागा दे देते हैं, मैथमेटिकली बराबर हो गया। तो ये जो टर्म नीचे करते हैं ना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को, ये केमिस्ट्री के वजह से नहीं करते। केमिस्ट्री तो यही है, ये मैथ, ये मैथ है, मैथ को लेके बराबर करते हैं। ठीक है। तो फॉर ए केमिकल रिएक्शन, for a chemical reaction the rate of appearance or disappearance may be different for the respective reactant and products, but the rate of reaction is same for the chemical reaction, for the chemical
रिएक्शन। नीट का नया वाला है ये, देखिए नहीं, पुराना वाला में टॉपिक नहीं खोजना पड़ता, उसमें टॉपिक है। इससे आपको मेडिकल और आईटी में सब में क्वेश्चन है ना, मेडिकल और आईटी सब में क्वेश्चन है। खुद पलटो पलटो चैप्टर पलटो। ये हमारे पास था यार यहाँ पे, लेकिन मिलता नहीं। उस तरह का एक 14 वाला भी किताब है नहीं तो। इतना लंबा लंबा ऑप्शन की लिखता है, सवाल में कोई दम है ही नहीं। कॉन्सेप्चुअल सवाल बता रहा था। हाँ, ये हो सकता है कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन N2O5 converted into 2NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.25 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। The rate of formation of NO2 and O2 is given respectively नीट 2010 ठीक ही लग रहा है। इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है, जानते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कितना क्वेश्चन है इसमें? 13 जो आज पढ़ा। 13, 13 क्वेश्चन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। हम्म 1995 से 2022 तक। सौ पंचानवे समझते हो तुम लोग? 2005 को भले समझती हो।
1978 से परीक्षा स्टार्ट हुआ था। और वो बोलेगा कुछ ही पढ़ेगा, 69 जानवे नहीं करता है, कुछ ही पढ़ेगा, खाली ढोंग करता है पढ़ने। लेकिन आजकल का जो बच्चा डेवलप कर रहा है 9th 10th का, कोई पूछेगा उसको 69 बना देगा, मुंह पे कर देगा देहाती वहाती है का। एक बार पूछने वाला भी संभल जाए। टाइप कर रहे हैं, एक ही आदमी हमको देखा, बोला हाय बोलो सर, हाय हाय। हाँ, क्या आदमी देगा, बोलो लिखा है, एक एक हम ही है, थैंक्स लिख देते हैं। सब बोला ऑनलाइन। देखिए कैसे बनेगा ये, कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऐसी बन जा रहा है। छोटा कर देते हैं। देखो ये सवाल में, ये सवाल हम देखेंगे बाद में, हम जितना समझाना है हमको सब समझा देना, ठीक है। N2O5 है, NO2 है, O2 है, तो रेट बराबर माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी। सबसे पहला काम देखो, हम क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़े हैं, आप भी नहीं पढ़ना, नहीं रहना इस क्वेश्चन के चक्कर में भी, क्या गलती करवा के मानता है। 13 क्वेश्चन मेडिकल में आया है, मेडिकल में बंदिशें रहते हैं, सवाल आसान पूछिएगा, लेकिन 13 जो आया है ना, 13 अलग अलग साल में, 95% बचा वो गलती ये होता है, ठीक है। वो जिसका होना है वो उसी को ठीक होता है। क्या गलती होता है बताएंगे। डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, देखो 2 लिखा हुआ है, 2 नीचे आएगा, रेट जब लिख रहे हैं तब, इंटू O2 भी है, डेल्टा O2 बाई हाफ लिखा है, तो हाफ इंटू डेल्टा टी लिखा, ऊपर चला जाएगा। पूछता क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज गिवन एज, ये दिया है, क्या दिया है जरा बता दो, क्या दिया है। गिवन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, यानी कि माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻³ पूछ क्या रहा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है। फॉर्मेशन का मतलब अपीयरेंस है कि नहीं है, बड़ी ही बहुत खतरनाक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जब हमें निकालना है, तो हमें निकालना क्या है, NO2 एंड O2 का दिखा है, तो NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, मतलब हमें निकालना है डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, ठीक है। जो इस इक्वेशन से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों बराबर करके,
क्या? तो बताइए, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी। तो प्रॉब्लम है कि गलती सब क्यों करता है? तो गलती इसलिए करता है कि वो 2 से भागा देने लगता है। ठीक है, ये गलतियां। तो बताओ क्या कर आंसर क्या लेके आए? 2 गुना ये पूरे माइनस दिया है, ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻³ माइनस क्यों? माइनस नहीं, 6×2 = 12, 5×2 = 10, 0 बच गया 1, 2×2 = 4, 1 5, 6×2 = 12, 12.5, 1.25 के टर्म में है आंसर, -2 कर देंगे क्या? सिमिलरली यदि डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी बनाना है तब भी यही काम करेंगे। क्या करेंगे? डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी बराबर 2 ऊपर था तो नीचे चला जाएगा, 2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, मतलब सिर्फ ये पूछ रहे हैं यहाँ 2 लगा के या ऊपर 2 लगा के गुना करके नहीं बताना। यही बस इंपॉर्टेंट है, इसी में कंफ्यूजन होता है और वो मछली फंसाने की तरह ऑप्शन सब बना दिया है। जैसा चाहेंगे एकदम वही आंसर आएगा। कितना? 10⁻³ बाई 2, 3.125 इंटू 10⁻³ है ऑप्शन। ऑप्शन इज बी। हो गया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें देखो 7वां नंबर है। एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, देखो, द रेट ऑफ द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 plus O2 can be written in 3 ways: minus dN2O5 by dt बराबर K×O5 dNO2 by dt।
पता नहीं कितना लंबा क्वेश्चन है, बताइए। मेडिकल वाले लोग डर नहीं जाएंगे, इतना लंबा सवाल रहता है। हम्म? तो डर नहीं लग रहा तुमको? जल्दी लिखो, हम बता देते हैं। ये 2011 का क्वेश्चन, 2010 2011 देख रहे हो? जानते हो क्या सिमिलरिटी है दोनों क्वेश्चन में? दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन, साथ साथ में दोनों का रिएक्शन भी सेम ही है। लिखे? देखिए एकदम आराम से बन जाएगा, बन जाएगा एकदम आराम से। ये सब देखना ही नहीं चाहिए। पहले पहले क्वेश्चन, रेट क्या है, छोड़ा कर दें? रेट बराबर माइनस डेल्टा इंटू 5/Δt, 2 × Δt, क्या बराबर माइनस डेल्टा NO2/4 × Δt बराबर माइनस डेल्टा O2/Δt। दोनों में प्रोडक्ट है, प्लस। ठीक है, अब सवाल देखिए, इसके बराबर कह रहा है K × N2O5, मतलब इसको मान लीजिए आप। क्या? किसको मान लीजिए? किसको मान लीजिए? O5/dt, लेकिन यहाँ बटा 2 भी तो लगा है, इसको तो नहीं मान लीजिए, यानी बटा 2। दिमाग में था? खाली इसे मान लीजिएगा। NO2/Δt लिखा है, K डैश N2O5 मान लेने के लिए कहा है, लेकिन 4 को तो मानने के लिए नहीं कहा। बराबर डेल्टा O2/dt को पूरे का पूरे मान लीजिए, K डबल डैश, यानी सबको N2O5 के टर्म में लीजिए। चूंकि रेट तीनों के बराबर है, तो इसको भी तो बराबर करना होगा ना। तो जैसे ही बराबर करिएगा आंसर आ जाएगा, और कुछ है का? तो बताइए, रेट बराबर K N2O5/2, K डैश N2O5/4 बराबर K डबल डैश, मान लिए ना, N2O5, K N2O5 कैंसिल, K ही के बराबर में ऑप्शन उस हिसाब का नहीं है, K को रहने देना है, K को रहने देना है, बाकी को काट दीजिए। क्या? N2O5 साफ, N2O5 साफ, N2O5 साफ, N2O5 साफ, क्या बराबर है? K बराबर K डैश बाई 4। किसके किसके बीच रिलेशन ढूंढना था? रिलेट बिटवीन K एंड K डैश, तो K डैश बराबर 4K। गलती होता है, अच्छा K/2 है ना यार, K/2 बराबर K डैश बाई 4, 2 से 2 कट गया, यानी K डैश बराबर
फिर रिलेशन निकालना था के और के डबल डैश में, ऑल्सो k/2 बराबर के डबल डैश, क्या सीधा तो वही होगा, के डबल डैश बराबर k/2। ऑप्शन बी। कितना आसान था, बस लिखने भर का देरी था, इसको लिखने ही भर का देरी था। क्या तो अगले दिन पढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। इसको बनाइएगा, सारा क्वेश्चन इस पे बनाइए, मैग्नीट्यूड वाला जितना क्वेश्चन आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में। कल के लिए आप लोग क्या सोचते हैं बताइए।